हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक लर्न। मैं नेहा अग्रवाल आज फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। क्लास 9 चैप्टर है सेल। तो बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चैप्टर जो है उसके नाम का मतलब आखिर है क्या। सेल सेल हम सभी को पता है कि सेल क्या है। वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प करती है। मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टाइप के डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट सिस्टम्स जो है वो अलग अलग सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो फंडामेंटल है इसका मतलब क्या है, तो हम सबको पता है बच्चों कि हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि आप सभी ने क्या है मोतियों की माला देखी होगी। तो इस तरह से ये छोटे छोटे मोती मिलकर क्या बनाते हैं, एक माला बनाते हैं। ठीक है बच्चों, हमें पता है ये जो मोती है ये अपने आप में भी क्या है, एक कंप्लीट यूनिट है जिसका अपना अलग से भी एक फंक्शन होता है। तो ये छोटे छोटे बहुत सारे मोती मिलकर क्या है, एक माला बनाते हैं। ठीक है, और अगर ये माला कई बार टूट जाती है तो क्या होता है, ये मोती ऐसे बिखर जाते हैं अलग अलग। तो कहने का मतलब ये है कि ये मोती जो है इनका ये अपने आप में कंप्लीट है एक मोती। और जब ये आपस में मिलते हैं तो एक माला का निर्माण करते हैं, माला बनाते हैं। उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर सेल है कि सेल जो होती है वो क्या करती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। और जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू से फिर क्या बनता है, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं। सभी सेल का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। तो इसी तरह हमारी पूरी फंक्शन परफॉर्म करती है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। तो मीन्स हमारी जो लाइफ है उसकी बेसिक यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल। इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ डिस्कवरीज हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट सेल मीन सबसे पहली जो सेल है वो किसने देखी थी बच्चों, तो साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कवरीज, एग्जाम में कभी कभी एक मार्क्स में आ जाती है। फर्स्ट लीवर सेल जो है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, एंटोन वॉन लीeuwenhoek। न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो है उसकी डिस्कवरी किसने की थी बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन। सेल थ्योरी किसने दी थी, शिल्डन एंड स्वान साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। सेल हाइपोथेसिस दिया था श्वान ने। ओस्मोसिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा था, आर विर्च्यो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, सेल का फ्लूइड मोजाइक मॉडल आपको पता है ना कि सेल जो होती है वो फोस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी हुई होती है। इस तरह से 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं फोस्फोरस की और लिक्विड की, जिससे मिलकर हमारी सेल बनी हुई होती है। तो इस तरह का ये जो मॉडल था फोस्फोलिपिड बाइलेयर का, जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ये किसने दिया, सिंजर एंड निकोलसन ने दिया था। गोल्जी बॉडीज जो है उसकी डिस्कवरी किसने की थी बच्चों, कैमिलियो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा था गोल्गी बॉडीज। तो गोल्गी बॉडीज की साइंटिस्ट डिस्कवरी किसने की थी, कैमिलियो गोल्गी। राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, राइबोसोम्स की डिस्कवरी किसने की थी बच्चों, जॉर्ज पैलेडे। ठीक है, तो ये कुछ डिस्कवरीज थी जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना कि किसकी डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने। तब हम आगे मूव करते हैं। हमें पता है कि सेल जो है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कुछ होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन डायग्राम्स की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि सेल आखिर होती क्या है, कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गेनेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, एक सेल है। इस सेल के अंदर ये सबसे आउटर जो आपको ये लेयर जो नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो फॉस्फोरस और लिपिड की बनी हुई होती है। फिर इसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो डबल मेम्ब्रेनस होता है, ये क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर बच्चों क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो मेम्ब्रेन से कवर रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो उस तरह की सेल को जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको हम बच्चे बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर, जैसे कि ये बैक्टीरिया का मैंने एग्जांपल लिया है कि बैक्टीरिया के अंदर क्या है, यहाँ पे ये क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है,
तो ये जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है और ये ऐसे ही सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल विदाउट सेल मेम्ब्रेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, ऐसा किसके अंदर देखने को मिलता है हमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। यूकैरियोटिक सेल वो होती हैं जिनकी सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो मेम्ब्रेन से कवर रहता है, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए होता है वो सेल के अंदर एज इट इज प्रेजेंट होता है विदाउट एनी मेम्ब्रेन, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई होप। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जो हमारा मेन पार्ट होता है, जैसे कि न्यूक्लियस को हम और क्या कहते हैं बच्चों, ब्रेन ऑफ अ सेल। क्यों कहते हैं इसको ब्रेन, क्योंकि सेल की हमारी जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा न्यूक्लियस करता है, इसलिए हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। तो अब इस न्यूक्लियस के बारे में हम देखेंगे कि सबसे पहले आपको सबसे आउटर मोस्ट ये जो है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन नजर आ रही है, जिसको हमने क्या कहा था बच्चों, इसमें बाहर की साइड जो प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की साइड जो प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इस मेम्ब्रेन के अंदर ये जो हमें ब्लू कलर का लिक्विड नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये जो जेनेटिक मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, ये है जेनेटिक मटेरियल जो थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम यहाँ पे कहेंगे क्रोमेटिन। ठीक है, लेकिन जब सेल का डिवीजन स्टार्ट होता है उस टाइम पे ये क्या होता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम आपको पता है इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से ये थ्रेड जो है वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है और एक क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाता है। ये कब आता है, सेल डिवीजन की फॉर्म, जब सेल डिवाइड होती है। ठीक है, ये सेंटर में आपको जो ऑरेंज कलर का पार्ट नजर आ रहा है इसको बच्चों हम कहेंगे न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है अभी बताती हूँ मैं। और ये जो आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर ये छोटे छोटे जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है बच्चों, राइबोसोम्स। ठीक है, ये है राइबोसोम्स, और यहाँ पे ये जो तो आपको नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये क्या है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, तो बच्चों अब क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोलस वाला जो पार्ट है, राइबोसोम क्या बनाते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और जो न्यूक्लियोलस वाला पार्ट है ये क्या करता है बच्चा, आरआरएनए प्रोड्यूस करता है, मींस राइबोसोमल आरएनए प्रोड्यूस करता है। राइबोसोमल मींस जिनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए क्या करते हैं, राइबोसोम्स प्रोड्यूस करते हैं, ये जो राइबोसोम्स हमें नजर आ रहे हैं, और ये क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। मींस ये न्यूक्लियोलस जो है ये आरआरएनए प्रोड्यूस करेगा, ये आरआरएनए क्या होगा, सेल से यहाँ से बाहर निकलेंगे। ठीक है, जहां से ये बाहर निकल रहे हैं इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, न्यूक्लियर पोर्ट, जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है कि सेल का अंदर का मटेरियल सेल से बाहर आ सके और बाहर का मटेरियल अंदर जा सके। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोलस आरआरएनए की प्रोडक्शन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, ये आरआरएनए सेल से बाहर आता है, न्यूक्लियस से बाहर आता है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर, और ये जो राइबोसोम्स बनाता है ये यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच हो जाते हैं, जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, अगर इसको हम छोटा सा पार्ट कट करके देखें माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमें कुछ इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, वही यहाँ क्या है, फोस्फोरस और लिपिड की डबल लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं बाई लेयर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो लेयर प्रेजेंट है, एक आउटर और एक इनर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी को हम अगर और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो यहाँ जाते हैं कि ये क्या है, एक सेल है। ठीक है, सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेंटर में हमें न्यूक्लियस नजर आ रहा है जिसके यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, यहाँ पे हमें क्रोमैटिन मटेरियल नजर आ रहा है, ये क्या है, हमारा न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब बच्चों आगे समझने की कुछ कोशिश करो कि यहाँ पे हमें पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर छोटी छोटी डॉट मींस राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही यहाँ पे हमने देखा था ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे थे। ठीक है, अब कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे होते हैं जिनके सरफेस पे ये राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है,
ये राइबोसोम इस पे अटैच होते हैं तो क्या करते हैं, इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस को रफ बना देते हैं, ठीक है। इसीलिए इस तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं उनको हम कहते हैं RER, मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि इनके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो इनके सरफेस को रफ बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नजर आ रहा है, लेकिन इस पे क्या है, राइबोसोम्स अटैच नहीं है इसके सरफेस पे, जिससे कि इनका सरफेस क्या है, स्मूथ। इसलिए इसको हम कहते हैं SER, मींस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके सरफेस पे कोई राइबोसोम्स नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, जिनके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, क्योंकि हमें पता है राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और प्रोटीन बना के एक वेसिकल्स, ये जो ग्रीन पार्ट आपको नजर आ रहा है ये क्या है, वेसिकल। ये वेसिकल क्या करते हैं, इन प्रोटीन को स्टोर कर लेती है, ठीक है। और यहाँ से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, लिपिड बनाता है, और यहाँ से भी ये वेसिकल लिपिड को स्टोर कर लेती है। तो ये एंडोप्लाज्मिक से जो वेसिकल प्रोटीन और लिपिड को लेकर आ रही है, इनको हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट वेसिकल, क्योंकि इनका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का, कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और लिपिड को लेकर आ रही है, और कहाँ तक लेकर आ रही है, हमारी गोल्जी बॉडीज तक। ये क्या है, हमारी गोल्जी बॉडीज, ठीक है। अब गोल्जी बॉडीज क्या करेंगी, यहाँ से प्रोटीन और लिपिड को ले लेंगी और उसको वापस से आगे वेसिकल्स में ट्रांसपोर्ट कर देंगी, और ये वेसिकल फिर क्या करेंगी, सेल से बाहर जाके जहां पे भी इसकी नीड होती है वहां तक इसको लेके जाती है। तो ये जो गोल्जी बॉडी से जो वेसिकल बनी है इसको हम कहेंगे सिक्रीटरी वेसिकल, क्योंकि इसका काम क्या होता है, सिक्रीशन का, कि ये बॉडी को देकर आती है, सिक्रीट करती है ये, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया, इसको हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में देख लेते हैं कि राइबोसोम्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की सिंथेसिस करता है। तो ये लिपिड और प्रोटीन बनाते हैं। अब ये लिपिड और प्रोटीन किसके पास आते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के पास आते हैं। ट्रांसपोर्ट वेसिकल इनको गोल्गी बॉडीज तक लेके जाती है, गोल्गी बॉडीज फिर सिक्रीटरी वेसिकल्स के पास भेज देते हैं, सिक्रीटरी वेसिकल सेल से बाहर आके जो इस भी पार्ट को इनकी जरूरत होती है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम है, वहां तक इनको लेके जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सेल क्या होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, क्यों उसको हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंड स्मूथ कैसे बनते हैं, क्या उनका फंक्शन है, गोल्गी बॉडीज क्या होती है, क्या उसका फंक्शन होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम अब आगे मूव करते हैं। तो हमारा चैप्टर है बच्चों सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने आपको बता दिया इसका मतलब क्या है, डिस्कवरीज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम सबसे पहले इसके एक एक पार्ट के बारे में देखेंगे सेल के। तो हम सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस अभी मैंने आपको बताया कंट्रोल यूनिट होती है ये, इसलिए इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर मैंने बताया था ऑरेंज कलर का पार्ट जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। फिर न्यूक्लियर पोर, जिससे कि आर आर एन ए मैंने अभी पीछे बताया था आपको, ये ट्रांस बाहर आता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि डबल मेम्ब्रेन होती है, इनर और आउटर, फोस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म लिक्विड पार्ट होता है, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। देन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन सेल डिवीजन के टाइम पे ये क्रोमोसोम की फॉर्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। क्रोमोसोम जो होता है वो चार तरह का होता है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। ये सेल डिवीजन के टाइम पे आपको नजर आएगा। तो मेटासेंट्रिक किसको कहते हैं कि क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होता है वो बिल्कुल बीच में होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, वो थोड़ा सा साइड में चला जाता है, बिल्कुल सेंटर में ना होके, ठीक है, मतलब सेंटर से थोड़ा दूर चला जाता है। एक्रोसेंट्रिक, एक्रो का मतलब क्या होता है, पीक, ठीक है। तो मीन्स बिल्कुल एंड के ऊपर जब सेंट्रोमियर आ जाता है उसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक के अंदर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता टीलोसेंट्रिक। इसके अंदर क्या होता है कि बिल्कुल जो हमारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं इस तरह से अटैच हो जाते हैं, और यहाँ पे इसका सेंट्रोमियर हमें दिखाई देता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा।
देन दूसरा सेल ऑर्गेनेल हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है सेल का, इसके अंदर साइटोसोल प्लस डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। देन सेल एनवेलप। सेल एनवेलप क्या होता है कि सेल की मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल एनवेलप में आ जाएंगे हमारे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल हमें पता है हार्ड पार्ट होता है जो केवल प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रोटीन और लिपिड, मैंने बताया था प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन इसमें 52% होता है और लिपिड इसके अंदर 40% होता है, ठीक है। फिर मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल आपको बताया था। प्रोकैरियोटिक सेल जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल एज इट इज पड़ा रहता है। यूकैरियोटिक सेल में आ जाएंगे प्लांट्स और एनिमल्स जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया का एग्जांपल दिखा है। बैक्टीरिया हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्म, पीपीएलओ। 4 शेप्स के बैक्टीरिया होते हैं। बैसिलस जो रोड लाइक होते हैं, कोकस स्फेरिकल शेप, विब्रियो कोमा शेप, और स्पाइरुलम स्पाइरल शेप, मींस इस तरह से हमारे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर आता है बच्चों सेल थ्योरी। सेल थ्योरी मैंने बताया था, डिस्कवरीज में भी बताया था आपको। सेल थ्योरी शिल्डर और स्वान ने दी थी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो कि हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये जो सेल है ये कहाँ से अराइज होती है, जो पहले की जो पुरानी सेल्स होती हैं, मीन्स मान लो ये क्या है, हमारी पेरेंट सेल है। सेल डिवीजन होगा जब इस पेरेंट सेल से ही न्यू डॉटर सेल बनेगी, ठीक है। आपने सभी को पता है सेल डिवीजन क्या होता है कि पेरेंट से ही डॉटर सेल बनती है। तो इसका कहने, इन्होंने सेल थ्योरी में यही कहा था कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है, पहले की जो सेल है उसी से नई सेल की फॉर्मेशन होती रहती है। फिर हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको पावर हाउस ऑफ सेल? जैसे कि मान लो हम किसी नई जगह पे शिफ्ट होते हैं तो वहां पे हमें सब चीजों की जरूरत होती है। घर में पानी की भी जरूरत होती है, खाने की भी जरूरत होती है, सब चीजों की जरूरत होती है। उसी तरह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की भी हमें जरूरत होती है, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी की हमें जरूरत होती है वैसे ही हमारी सेल को माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की तरह वर्क करता है, मीन्स एनर्जी देता है हमारी सेल को कोई भी काम करने के लिए, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं यहाँ पे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, ये वाली, और ये जो है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, फोल्ड होती है इस तरह से, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज्यादा लार्ज हो, ठीक है। अब इस इनर सरफेस के अंदर यहाँ पे क्या है, एक लिक्विड पार्ट लिक्विड पार्ट होता है प्रेजेंट, ठीक है। और ये जो फोल्ड्स हैं इनर मेम्ब्रेन के, इनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर क्या होता है, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, F0 एंड F1 पार्टिकल्स। ये क्या करते हैं, एटीपी एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मींस जो हमारी सेल को क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, पोरस नेचर की होती है। ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है कि कौन सा मटेरियल अंदर आएगा कौन सा बाहर आएगा। इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसके ऊपर क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स बनाते हैं। और ये F0 F1 पार्टिकल्स क्या करते हैं, एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एटीपी क्या है, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमें हमारी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, अपना खुद का प्रोटीन होता है, ठीक है, अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसीलिए सेल डिवीजन के टाइम पे क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप रेप्लिकेट करता है, मींस नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है वो अपने आप, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। आई होप आपको ये सेल ऑर्गेनेल्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स हैं। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं हम, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दो तरह का होता है, स्मूथ एंड रफ। मैंने बताया था रफ क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम अटैच होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं, उसके सरफेस को रफ बनाते हैं, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे कोई राइबोसोम अटैच नहीं होते, ये लिपिड की सिंथेसिस करते हैं। और ये हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको भी डिटॉक्सिक करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। समझ में आया। गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी अपरेटस के नाम से भी जानते हैं इसको। हम इसको सिक्रीटरी ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सिक्रीटरी ऑर्गेनेल्स, मैंने डायग्राम में बताया था कि ये लिपिड और प्रोटीन को लेकर सिक्रीटरी वेसिकल्स तक लेकर जाते हैं, ठीक है।
अब गोल्जी ऑपरेटर्स जो है वो पैकेजिंग में हेल्प करते हैं किसी भी मटेरियल की, और ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। मैंने बताया था कि रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको प्रोटीन देता है और स्मूथ क्या देता है, लिपिड देता है। ठीक है, अब गोल्गी बॉडीज मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था, इस तरह का था, इस तरह की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, तुमने देखा होगा। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, बहुत सारी ट्यूब्स इस तरह से अटैच होती है। तो उसका ये जो फेस होता है, ये होता है उसका सिस फेस। ठीक है, जो फॉर्मिंग फेस होता है, मींस प्रोटीन और सिंथेसिस को बनाता है। और यहाँ से क्या करता है, ये फेस क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सिक्रीटरी वेसिकल के पास, तो ये क्या होता है उसका ट्रांसफेस। ठीक है, ये जो होता है सिस फेस, जो प्रोटीन और सिंथेसिस, प्रोटीन और लिपिड को स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैरी करता है, और ये ट्रांसपोर्ट करता है सिक्रीटरी वेसिकल तक, इसलिए इसको कहते हैं ट्रांसफेस। ये मैच्योर फेस होता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को हम फूड वैक्यूल भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के नाम से भी जानते हैं। वैक्यूल्स का फंक्शन ही क्या होता है, स्टोरेज का फंक्शन होता है। देन लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या कहते हैं हम, सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि जितने भी बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ये क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मीन्स कई बार हमारी बॉडी जो है कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो क्या करते हैं, लाइसोसोम उसको हेल्प करता है डाइजेशन। देन राइबोसोम, राइबोसोम मैंने बताया था एक मैमेलियन सेल अगर हम देखें तो उसके अंदर कितने राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 10 मिलियन ऑफ राइबोसोम्स एक मैमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। राइबोसोम्स भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अगर हम राइबोसोम की बात करें तो वो होते हैं 70s, इसकी लार्जर यूनिट होती है 50s और स्मॉलेस्ट यूनिट होती है 30s। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो 80s, 80s राइबोसोम प्रेजेंट होता है, लार्जर यूनिट होती है इसकी 60s और स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इसकी 40s। इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनेल है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है ये भी डिफरेंट टाइप का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो हमें ज्यादातर प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, ये क्लोरोफिल पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट क्या है, हमारी लीफ के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर तुम्हें नजर आएगा। ठीक है, स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर। तो इस स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर को पूरे को हम क्या कहते हैं, ग्रेना। अगर सिंगल की बात करें तो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम थाइलेकोइड। ठीक है, इस थाइलेकोइड के अंदर जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें नजर आ रहा है, ये क्या होता है हमारा क्लोरोफिल। ठीक है, समझ में आया, क्लोरोफिल पिगमेंट जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है प्लांट की लीफ को। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, कलरफुल प्लास्टिड होता है, मींस ग्रीन कलर के अलावा जो दूसरे कलर्स हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स के नजर आते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड के कारण होते हैं। फॉर एग्जांपल कैरोटीन एक तरह का पिगमेंट है जो हमें कैरेट और टमाटो के अंदर पाया जाता है, इसीलिए इसकी वजह से हमें इनका कलर जो है वो रेड कलर नजर आता है, टमाटो और कैरेट का, किसकी वजह से, कैरोटीन पिगमेंट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस प्लास्टिड होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, सिर्फ स्टोरेज का फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगर सेल ऑर्गेनेल की बात करें, सेंट्रोमियर एंड सेंट्रियोल्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। हम देखते हैं जब सेल डिवाइड करती है तो इस तरह से सेंटर में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे इनके एंड्स पे क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्रोमोसोम से अटैच होते हैं, और फिर ये क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, प्रेशर लगाते हैं, इनको अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे क्या होता है, बीच में से सेल डिवाइड होना शुरू हो जाती है, और फिर इस तरह से एक सिंगल सेल से दो सेल बन जाती हैं। नीचे वाले में जो क्रोमोसोम है वो इसमें आ जाएंगे, ऊपर वाले में जो है वो इधर चले जाएंगे, जिससे एक सेल से दो सेल डिवाइड होगा। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला आप सभी को पता है, सीलिया जो होता है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैजेला जो होता है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये ज्यादातर क्या करते हैं कि सेल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर ये फ्लैजेला प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सेल की मूवमेंट में हेल्प करेगा। लास्ट है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर एनिमल्स के अंदर स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट होता है, वैसे ही साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, स्केलेटन का मतलब बोन्स। सेल के अंदर जो बोन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं साइटोस्केलेटन। ये क्या करता है, हमारे स्केलेटन सिस्टम की तरह ही
सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है और उसको मूव करने में हेल्प करता है। आई होप आपको सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्लियर हो गए होंगे। डायग्राम्स की हेल्प से भी मैंने आपको समझाने की डायग्राम भी आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप बच्चों आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज 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 मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपकी क्वेरीज जरूर सॉल्व होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके पास सारी वीडियोस पहुंचती रहे। थैंक यू बच्चों। थैंक यू बच्चों। थैंक यू।